स्वतंत्र में स्वब के 7 तंत्र हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद इस शब्द के अर्थ से हमारा साक्षात्कार 75 साल पहले हुआ था। इसके पहले हमने साम्राज्यवाद के ब्रिटिश तंत्र में 2 शताब्दियां गुजारी, पर तंत्रता के इस दौर की भारी कीमत हमने चुकाई। कारीगरी पर खड़ा हमारा विशाल उद्योग तंत्र टूट गया। उत्पादन पर आधारित हमारी देशी अर्थव्यवस्था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की मशीनों को कच्चा माल पहुंचाने वाला असहाय उपकरण बनकर रह गई थी। अपनी मशीनी औद्योगिक क्रांति का कुछ जूठन ब्रिटिश सरकार ने भारत की ओर भी डाला। रसद निकालने के लिए रेलगाड़ियां लाई गई। इनकी पटरियों के नीचे लगने वाले स्लीपर चाहिए थे। इनके लिए भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी। जंगलों की व्यवस्थित कटाई शुरू हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि सूखे की मार बढ़ती चली गई। तालाबों और कुओं पर आधारित व्यापक देशी जल प्रबंधन को हटाया गया। ब्रिटिश इंजीनियरिंग में उस चौमासे के लिए कोई जगह नहीं थी। ब्रिटिश सरकार को केवल नहरों में ही मुनाफा दिखता था, उन तालाबों कुओं में नहीं जिन्होंने आदिकाल से मानसून का पानी बटोरकर हमारी जल व्यवस्था को पोसा है। तो हमारे पर्यावरण की बर्बादी की कहानी ब्रिटिश राज में ही शुरू हुई थी। सन 1947 में राजनीतिक सत्ता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिली। उस समय गरीबी का आलम इतना भयानक था कि हर कोशिश यही थी कि आत्मनिर्भर हो सके। मशीनी उद्योगों को बढ़ावा मिला। खाद्यान्न उत्पादन को भी उद्योगों को जंगल काटने के ठेके मिले। नदियों पर बड़े बड़े बांध बने। बनावटी रसायनों का खेती में उपयोग बढ़ाया गया। इसका असर यह हुआ कि जिस घोर तंगी का सामना हमने 1950-1960 के दशकों में किया, वह अगले 2 दशकों में कम होने लगी। किंतु अगले ही दशक में इसकी कीमत का पता भी चलने लगा। सन 1972 में गढ़वाल में चिपको आंदोलन उठा। इसके पीछे साधारण ग्रामीण थे जो अपने वनों को कटने से बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी आजीविका, उनका भविष्य उनकी जंगलों पर निर्भर है। इसी तरह सन 1976 में नर्मदा घाटी में बन रहे बांधों का पूरा असर वहां की खेती हर जमीन पर दिखने लगा था, जिसकी प्रतिक्रिया में मिट्टी बचाओ आंदोलन खड़ा हुआ। इसी साल रांची के दक्षिण में कोयल और कारो नदियों पर बनने वाले बांध का वहां के आदिवासियों ने विरोध शुरू किया। देश के कई हिस्सों में इस तरह के आंदोलन उभरने लगे थे। यहाँ जाहिर था कि औद्योगिक विकास की कीमत बड़ी महंगी है। सरकार में भी यह चेतना पहुंची। सत्ता के करीब ऐसे कुछ लोग थे जो विकास की कीमत के बारे में सचेत थे। उनके दखल से सन 1972 में वन्य प्राणियों के संरक्षण का कानून बना। सन 1980 में वन संरक्षण कानून पारित हुआ। सन 1984 में केंद्र सरकार ने केरल के नीलगिरी में बनने वाले साइलेंट वैली परियोजना के बांध को खारिज किया। 1986 की खास जगह पर्यावरण चेतना के कैलेंडर में उस साल केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण कानून पारित किया। गंगा एक्शन प्लान बनाया। हमारी महानदी के प्रदूषण को कम करने के लिए और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी बनाया। शौचालय बनाने के लिए 1987 में भारी अकाल पड़ा और देश भर का ध्यान जल प्रबंधन पर गया। बिगड़ते पर्यावरण की व्यापक समझ 1990 के दशक में आई। 1992 में ब्राजील के नगर रियो में पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया का पहला बड़ा शिखर सम्मेलन। अब यह साफ हो गया था कि मशीनी उद्योग में कोयला और पेट्रोलियम जलाने से पृथ्वी की जलवायु में बदलाव आ रहे हैं। किंतु यूरोप और अमेरिका के जो देश
इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे वह इसका ठीकरा गरीब देशों पर फोड़ना चाहते थे। भारत की नेतृत्व में दुनिया भर के विकासशील देश एकजुट हुए। उन्होंने मिलकर अमीर देशों को मजबूर किया कि वह अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करे। इसी दशक में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से पर्यावरण एक गंभीर विषय बनकर प्रकट हुआ। राजधानी दिल्ली और कई नगरों में वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना दुर्भर हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा अभियोग चलाकर इसे रोकने के तरीकों निकालने की कोशिश की। ऐसा एक दूसरा महा अभियोग जंगलों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ। इसके पर्याप्त संकेत आ गए थे कि हमारे कृषि क्षेत्र में कुछ जड़ मूल गड़बड़ है। पहली बार किसानों की आत्महत्या की खबरें आने लगी थी। हरित क्रांति की विजय गाथा फीकी पड़ने लगी। जो पर्यावरण की चेतना 1970-1980 के दशकों में यहाँ वहाँ उठ रही थी, उसका असर 1990 के दशक में दिखने लगा था। देश भर में जल संरक्षण के व्यापक अभियान छिड़ गए। सरकार जिन मामलों में ढीली थी उन पर न्यायालयों की फटकार पड़ने लगी थी। देश भर में पर्यावरण पर काम करने वाले संस्थानों में नई ऊर्जा और संकल्प की स्थिति बनी। पत्रकारिता में पर्यावरण पर इतनी सामग्री आने लगी जितनी पहले कभी नहीं आई थी। किंतु 1990 के दशक को आज इन बातों के लिए याद नहीं किया जाता। उसकी स्मृति कहीं और से आती। 1991 की आर्थिक संकट के बाद अर्थव्यवस्था खोली गई। 1992 में केवल टीवी का आगमन हुआ। 3 साल बाद इंटरनेट भारत आ गया और मोबाइल फोन भी। दशक के अंत तक डीटीएच पद्धति के आने से प्रेस या पत्रिका का एक नया नाम चलन में आया। मीडिया इन बदलावों से उपभोग की उतली संस्कृति को इतनी ताकत मिली कि पर्यावरण की चेतना की ध्वनि क्षीण होती गई। जब जलवायु परिवर्तन के असर का अंदाजा लगने लगा था, तभी यह साफ था कि इस असर भारत के जल प्रबंधन पर पड़ेगा। आज यह साफ है कि भीनी और हितकारी वर्षा के दिन कम होते जा रहे हैं। घनघोर और विनाशकारी बारिश के दिन बढ़ रहे हैं। जिस तरह भारत की नेतृत्व में गरीब देशों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन को थामने का जिम्मा अमीर देशों पर डाला था, वह भी पुरानी बात हुई। आज गरीब देश अमीर देशों की चालबाजी में फंस चुके हैं। वायु प्रदूषण में जो सुधार 1990 के दशक में हुए, उन्हें हम खोते जा रहे हैं। बल्कि उसमें कुछ नई समस्या भी जुड़ चुकी है। जैसे फसल कटने के बाद बची पराली को जलाया जाने लगा। पहले इससे पशु मवेशी को भोजन बनता था। आज पशु कचरे में मुंह मारते देखे जा सकते हैं, जबकि पराली जलाना किसानों की मजबूरी बनता जा रहा है। हर राजनीतिक दल यह दावा रखता है कि वह आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में तालमेल बना लेगा। हर चुनाव में इस बारे में वादे हम सुनते हैं, किंतु चुनाव लड़ने का चंदा उद्योगों से आता है और चुनाव में इस चंदे की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। जो उद्योग ये चंदा देते हैं, उनका मुनाफा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर है। आजाद भारत ने उद्योग और व्यापार का अपना तंत्र बनाने को प्राथमिकता नहीं दी। हम उसी साम्राज्यवादी विकास के सम्मोहन में रह गए, जिसने हमें दुनिया का एक बड़ी अर्थव्यवस्था से घटा के एक गरीब और मजबूर देश बना दिया। इस सम्मोहन पर सभी राजनीतिक दलों में संपूर्ण सम्मति है। हम आज भी यह मान के चल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर हम पहले विकसित हो जाएं, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देंगे। सालों साल पर्यावरण की बात टाली जाती है, एक ऐसे आदर्श भविष्य के लिए जिसके आने के आसार पहले से ही कम है। पर्यावरण की बातचीत पर उपदेश नारेबाजी और नैतिकता के भौतेरे वादों में सिमट गई है। विकास के सम्मोहन में हम ये भूल गए हैं कि पर्यावरण को संरक्षण की कोई जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता तो हमें पर्यावरण की बात हमारे अपने भविष्य की बात है, जिसे हम वर्तमान के विकास के सौदे में सस्ते में बेच रहे हैं।
2019 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके आंकड़ों के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में 86 शहरों ने बेहतर वायु गुणवत्ता दिखाई, जो 2020 में 94 शहर में हो गई। एनसीपी के तहत 2019-2020 से 2021 के दौरान गैर लाभ वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ष 2021 से 2026 के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2014 स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों के निर्माण करके महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। अब तक 52,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ करीब 30,000 से अधिक गतिविधियां की जा चुकी हैं। 2018 हरित कौशल विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना था, साथ ही युवाओं के भीतर पर्यावरण से जुड़े रोजगार और उद्यमिता पैदा करना है। इसके तहत एक साल के भीतर देश के करीब 80 संस्थानों में 80,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। 2020 नगर वन योजना, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 साल की अवधि के लिए देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं।